जब भी हम एपिलेप्सी वर्ड सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक डर आता है, एक कन्फ्यूजन आती है और बहुत सारी मिथ्स आती हैं, मिसकंसेप्शंस आती हैं। क्या एपिलेप्सी एक मेंटल डिजीज़ है? क्या इसकी कोई क्योर है? क्या इसकी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलती है? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलो आज बात करते हैं एपिलेप्सी के बारे में बहुत ही सिंपल फॉर्म में। एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी ऑल्टर हो जाती है और बार-बार सीज़र्स पड़ते हैं, बार-बार दौरे पड़ते हैं। हर सीज़र एपिलेप्सी नहीं होता। एपिलेप्सी हम तब बोलते हैं जब किसी को 2 या 2 से ज़्यादा बार सीज़र पड़ जाए। एपिलेप्सी किसी भी एज पे हो सकता है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो 70 टू 80% लोग आराम से फिट फ्री बिना विदाउट सीज़र लाइफ व्यतीत करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो करीबन 0.5 टू 1% पॉपुलेशन एपिलेप्सी से ग्रसित है। मीन्स करीबन इंडिया में आज की डेट में करीबन 1 करोड़ लोगों को एपिलेप्सी है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो करीबन 5 करोड़ लोगों को आज एपिलेप्सी है। तो मीन्स पूरे वर्ल्ड का 1/5 एपिलेप्टिक पेशेंट इंडिया के अंदर है। लेकिन खराब बात ये है कि 50 टू 70% पेशेंट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते या वो ट्रीटमेंट लेते ही नहीं है। अगर हम अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो रूरल में एज कंपेयर टू अर्बन करीबन 3 गुना ज़्यादा एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ मिथ्स ज़्यादा हैं, वहाँ लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते और हाइजीन इश्यूज भी होते हैं। एपिलेप्सी 2 तरह की होती है। एक होती है फोकल एपिलेप्सी, एक होती है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी मीन्स जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो ऑल्टर होती है किसी एक साइड ब्रेन के हिस्से में। जनरलाइज्ड मीन्स वो दोनों ब्रेन के हिस्से में साइमल्टेनियसली ऑल्टर होती है। अगर हम कॉजेज़ की बात करें, कारणों की बात करें, तो एपिलेप्सी के बहुत सारे कारण हैं। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो पेरीनेटल इंसल्ट, अगर ब्रेन में कोई उस टाइम पे इंजरी हो जाए तो बाद में सीज़र्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी हेड इंजरी किसी भी एज पे होती है, वो भी एक सीज़र का कारण बन सकती है। इसके अलावा स्ट्रोक या लकवा, कोई ब्रेन ट्यूमर, कोई एवी मालफॉर्मेशन, इससे भी एपिलेप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई ब्रेन में इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, कोई ब्रेन की टीबी का इन्फेक्शन या एनसीसी, ब्रेन में जो कीड़ा चला जाता है, उससे भी एपिलेप्सी जनरेट हो जाती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं और कुछ केसेज़ में हमें कारणों का पता ही नहीं चलता, जिसको हम इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं। अगर हम सिम्पटम्स की बात करें, तो हर तरह की एपिलेप्सी में अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स आते हैं। जो कॉमन सिम्पटम्स हैं, वो हैं जैसे आँख का ऊपर चढ़ जाना, अपरोलिंग ऑफ आईबॉल्स हो जाती है, हाथ-पैर अकड़ जाते हैं, हाथ-पैर में जर्की मूवमेंट या झटके शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा टीथ क्लेंच हो जाते हैं, दाँत बंद हो जाते हैं, मुँह से फ्रॉथिंग आती है और कई बार यूरिन या स्टूल भी पास हो जाता है। इसके अलावा कई बार स्टेरिंग लुक हो जाती है, आदमी एक ही साइड देखने लग जाता है, ब्लैंक लुक हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, ट्रांजिएंट कन्फ्यूजन हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। इसके अलावा कई बार मुँह चलने लग जाता है, जैसे ओरल ऑटोमेटिज़्म बोलते हैं, मुँह का चलना या हाथ में ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ पकड़ रहे हैं, पिकिंग मूवमेंट होती है। इसके अलावा कई बार अनयूजुअल सेंसेशन होती हैं, जैसे टेस्ट की सेंसेशन होती है, स्मेल की सेंसेशन होती है, विज़न में चेंजेज़ आते हैं, टिंगलिंग या झुंझुनाहट होती है, फ़ियर पैदा हो जाता है। नॉर्मली सीज़र कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक लास्ट करता है और कई बार सीज़र खत्म होने के बाद कुछ देर तक कन्फ्यूजनल स्टेट में रहता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, तो इसमें प्राइमरीली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। जो आई विटनेस है, जिसने सीज़र देखा है, विटनेस किया है, उसकी एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे सोडियम कम होना, कैल्शियम, ब्लड शुगर, इन सब टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ईईजी, जो हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्कैन, जो सीटी या एमआरआई, इससे हमें एपिलेप्सी का कारण पता चलता है, हमें कॉज़ पता चलता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें जो मेन ट्रीटमेंट है वो होता है मेडिकेशन के साथ। तो मेडिसिन्स नॉर्मली 70 टू 80% पेशेंट्स में बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं। 20% पेशेंट में जहाँ पे सीज़र 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयों से कंट्रोल नहीं होते, उसमें हमें अदर मोडालिटीज़ में जाना पड़ता है, जिसमें पहला आता है सर्जरी। कुछ रिसेक्टिव सर्जरीज़ होती हैं, एक कॉर्पस कैलोस्टमी होती है, इनसे भी हमारा सीज़र बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। इसके अलावा वेगल नर्व स्टिमुलेशन वीएनएस, ये हमारे फोकल सीजर्स में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डीबीएस, इसके अलावा कीटोजेनिक डाइट, ये बच्चों में दी जाती है। इसमें हाई फैट, लो कार्ब डाइट होती है, जिससे सीजर बड़े अच्छे से कंट्रोल होते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमारा मेन गोल होता है नो सीजर, नो साइड इफेक्ट। तो एपिलेप्सी एक मेडिकली ट्रीटेबल कंडीशन है। ये कोई भूत प्रेत या आत्मा वाली चीज नहीं है।
कोई ये मेंटल इलनेस नहीं है, कोई ये अभिशाप नहीं है, कोई ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। हाँ, आपको ड्राइविंग अवॉइड करनी है, अल्कोहल अवॉइड करनी है, आपको स्लीप प्रॉपर लेनी है और अपनी मेडिकेशन टाइम पे लेनी है। अगर किसी को एपिलेप्टिक फिट पड़ जाता है, सीज़र आ जाता है, मिर्गी आ जाती है, तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आपको काम रहना है, दूसरा उसको जिसको एपिलेप्सी आ रही है उसको आपको एक साइड पे टर्न कर देना है। कोई भी टाई या क्लॉथ अगर टाइट है तो उसको लूज़न करना है। आस-पास कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है उसको हटाना है। मुँह में कुछ भी चीज़ नहीं डालनी, खासकर पानी नहीं डालना। अगर हाथ-पैर अकड़ रहे हैं तो आपको मसल्स को खींचना नहीं है, नहीं तो मसल में इंजरी होने का रिस्क रहता है और अगर सीज़र 5 मिनट से ज़्यादा चलता है, तो आपको फटाफट इमरजेंसी कॉल करना है। सो एपिलेप्सी कैन बी चैलेंजिंग, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आज एपिलेप्सी के साथ बहुत सारा सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, इसीलिए आज बच्चे प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाते, मैरिटल इश्यूज़ आते हैं, जॉब में डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो हमें स्टिग्मा को अवॉइड करना है और अवेयरनेस को स्प्रेड करना है।